तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का एक नया सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, आप लोग की ही डिमांड पर आज का वीडियो लेकर उपस्थित है। देखिए, ये जो इस पर बहुत मैंने मेहनत करके इसको आप लोग के बीच लाया है, तो इसको आप लोग को पूरा देखना है और इसको लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। अगर आप लोग को आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते चलिएगा। तो राज्यसभा का कार्यकाल ऑप्शन डी, समाप्त होने वाला विषय नहीं है। राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कौन सी क्रिया होता है जिसमें अधिनियम बन जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक के संबंध में प्रावधान उल्लंघित है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर यदि राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान कर दिया जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। तो इसका आंसर होगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तब वह क्रिया जो है वह अधिनियम बन जाएगा। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को की गई थी। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति का पद पर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है और ये अनुच्छेद 70 के तहत ऐसा होता है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका जो आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है और ये अनुच्छेद 63 में उल्लंघित किया गया है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति जो है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और भील जाति जो है महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी निवास करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करता है और ये अनुच्छेद 217 के 1 के अनुसार ये अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? जहां भी केंद्रीय लगे तो वह संघ सूची के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र में इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति जो है समग्र कृषि क्रांति से संबंधित है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था? आर्थिक सर्वेक्षण जो है सुशील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इस वीडियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम जो है 1/10 होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1956 ईस्वी में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। मार्को पोलो किस देश का वासी था? मार्को पोलो किस देश का वासी था? आंसर होगा मार्को पोलो इटली देश का वासी था। निम्न को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूट को ठीक उत्तर का चयन कीजिए। लेनिन, माओ त्से तुंग और मार्क्स। तो इसको सजाना है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले मार्क्स, लेनिन, गांधी, तब माओ त्से तुंग हो जाएगा। पाइथागोरस थे। पाइथागोरस कहाँ के निवासी थे? तो पाइथागोरस एक यूनानी निवासी थे। मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? आंसर होगा ये बंगाल के नवाब थे।
निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी को चक्कर लगाया था। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सर एडमंड हिलेरी कहाँ के निवासी थी? तो सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड की निवासी थी। रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? रबड़ की खेती के लिए अभी वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ की खेती केरल राज्य में होता है और रबड़ की खेती के लिए विषुवत-रेखीय जलवायु उपयुक्त होता है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अनुमोदित किया गया था? नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष अनुमोदित किया गया था? तो आंसर होगा 2014 में नमामि गंगे को अनुमोदित किया गया था। जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर के खाने जो है वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? अंतर्देशीय मछली के उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य का योगदान सर्वाधिक है। राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन की नगरों को जोड़ता है? तो राजमार्ग नंबर 8 जो है ऑप्शन सी दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहले रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? कितने ईस्वी में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बोरी बंदर से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटेग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है जो चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल कहाँ स्थित है? भेल कहाँ स्थित है? तो भेल भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में भेल स्थित है। निम्न में से कौन सा झील कृत्रिम झील है? तो कौन सा झील कृत्रिम झील है? तो इसमें से जयसमंद झील कृत्रिम झील है और डल झील जो श्रीनगर में है हिमानी निर्मित झील है। चिल्का झील लैगून झील है और नवकुचिया ताल जो है हिमानी निर्मित झील है। उसी तरह जयसमंद झील जो है कृत्रिम झील है जो राजस्थान से संबंधित है। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। निम्न से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? सबसे पुराना पर्वत अरावली को कहा जाता है। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? हजरत ईसा मसीह को सूली पर गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है। तो इसमें से नर्मदा नदी जो है वो नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। वहीं घाघरा, कोसी और गंडक जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। निम्न से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? कौन सी रचना सबसे पहले घटित हुई थी? आंसर होगा उपनिषदों की रचना सबसे पहले हुई थी। मौर्य राज्य का संस्थापक कौन थे? मौर्य राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? शुंग राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शक काल कब आरंभ हुआ? शक काल कब आरंभ हुआ था? तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क के 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तब शक ईस्वी चालू हुआ था। दशई किस देश का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण त्यौहार है? दशई जो है नेपाली हिंदुओं का सबसे लंबा 7 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। तो आंसर होगा नेपाल। गुप्त राज्य का स्थापना किस सन में हुई थी? गुप्त राज्य की स्थापना 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी। गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म
सन 1459 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। निम्न में से कौन सी घटना पहले घटी थी? तो इसका आंसर होगा बीजापुर में आदिल शाह राज्य जो हुआ था वह पहले हुआ था। यह जो 1489 में तथा अहमदनगर के नींव मलिक अहमद ने 1490 में डाली थी और वहीं कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा राज्य की स्थापना 1518 ईस्वी में और पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 510 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बीजापुर में आदिल शाह का राज्य। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। हेमू को किसने हराया था? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हेमू को किसने हराया? तो हेमू आंसर होगा पानीपत की द्वितीय लड़ाई में 9 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर ने हेमू को हराया था। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना 1699 ईस्वी में किया था। नादिर शाह किस देश का वासी था? नादिर शाह किस देश का वासी था? तो नादिर शाह फारस देश का वासी था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में नंदा देवी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किस महीने में किया जाता है? तो कुमाऊं क्षेत्र में नंदा देवी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष सितंबर महीना में किया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? खरीफ फसलों की कटाई सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ है। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ है।